Good morning, my dear students. So this is the part 2 for structure of atom. As I told you that this chapter is important for class 11th as well as for class 9th. So hope all of you have seen the part 1 in which we were discussed about the J.J. Thomson's model of an atom and alpha scattering experiment और वी कैन से गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो किसी भी नाम से हम इसको जान सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 है, इसमें टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एंड फॉर बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. बोर का क्या मॉडल था, तो देखिए रदरफोर्ड हैज़ डन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसकी एक समरी बता देता हूँ. उन्होंने बोला था कि जब गोल्ड फॉयल को रखा था, तो पहले तो मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देख रखा है तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, अदरवाइज मैं इसमें थोड़ी सी समरी बता देता हूँ. जब अल्फा रेज गई थी, अल्फा रेज वर पॉजिटिव रेज थी अल्फा रेज, तो वो क्या हुआ था कि एटम जहाँ पर था वहाँ से मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो थी वो मोस्टली जो थी वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गई थी. क्लियर है, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, एज इट इज सीधे गई और निकल गई थी. ठीक है, फ्यू रेज या सम रेज कह ले, सम रेज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल. कुछ रेज जो थी वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, मतलब हल्की सी इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है, और 1 आउट ऑफ 20,000 मतलब 20,000 में से एक रे ऐसी थी, लगभग ऐसा माना गया, जो बाउंस बैक हुई. जो क्या हुई, बाउंस बैक, मतलब पीछे की तरफ आ गई, मतलब यहां से टकराई जाके इस जगह पर टकराई और पीछे की तरफ आ गई. तो ऐसी रेस क्या थी, बहुत कम थी. तो उन्होंने कंक्लूजन क्या क्या निकाले और उसके उन कंक्लूजन्स के बेस पर उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर दिया जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. क्लियर है, तो सबसे पहले जो बात बताई वो बताई उन्होंने साइज के बारे में. ठीक है, उन्होंने बोला कि साइज जो एटम का था वो उन्होंने, जैसा थॉमसन ने बताया था कि 10⁻⁻10 मीटर साइज था, साइज ऑफ एटम जो बताया गया था वो दैट वाज 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का बताया गया था. और उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया. रदरफोर्ड ने कहा कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, उस न्यूक्लियस के साइज को इन्होंने बोला 10⁻⁻15 मीटर का हो सकता है. ठीक है, तो ये उन्होंने साइज की बात करी थी. ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बताया था द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, जो एक बीच में उन्होंने ये सेंटर पे जो जगह थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी. तो बहुत सारा स्पेस खाली बताया था. उन्होंने कहा था कि सेंटर में कुछ है और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बताया था. उन्होंने सेंटर में क्या बोला था, उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, देखिए मैंने बताया था कि लाइक चार्जेस अनलाइक ईच अदर. ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव रेज यहां से गई थी, पॉजिटिव रेज पास होते हुए गई थी और वो बाउंस बैक होके आई थी. यहां से क्या गई थी, ये पॉजिटिव रेज थी जो कि बाउंस बैक होके आई थी, पीछे की तरफ लौटी थी. इसका मतलब वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज ही है जिसकी वजह से रिपल्शन होके इनके अंदर वापस ये आई थी. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये प्रोटॉन्स की वजह से हुआ था. किसकी वजह से हुआ था, प्रोटॉन्स की वजह से हुआ था. तो जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो क्रेडिट जाता है वो भी किसको चला जाता है, रदरफोर्ड को जाता है, कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने करी, रदरफोर्ड ने कर दी. ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से. और उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज के साथ कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं. ठीक है, ये बात कब आई थी, जब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रल पार्टिकल्स उन्होंने बोला था वो न्यूट्रॉन है. ठीक है, डिस्कवरी न्यूट्रॉन की जो इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है. वैसे अभी तक जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक के लिए जाता है क्रेडिट. तो उन्होंने कहा था ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइंड होके न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं. जो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है इसके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइंड होकर जो बैठे हुए हैं, तो इनको कंबाइंड स्टेट में हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं. नेक्स्ट बात उन्होंने बताई थी, थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. उन्होंने बताया मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी
एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोला था उन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आकर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इस एटम में। ठीक है, बाकी शेप स्फेरिकल बताई थी। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जो इसके न्यूक्लियस है, दे आर हेल्ड टुगेदर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्थ पॉइंट आ गया था, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर by the electrostatic force of दोनों के दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जो अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स आ जाए। बाकी तो आप इसके बारे में फिजिक्स में खूब सारा पढ़ लेंगे। जैसे अब इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाइल जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में एक फोर्स जो है अट्रैक्शन का आ जाएगा, बिकॉज अनलाइक चार्जेस लाइक ईच अदर। ठीक है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स आ जाएगा। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया तो ये कुछ पॉइंट्स से दूसरा बताया था उन्होंने कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है ना, और सेम मैग्नीट्यूड चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो थॉमसन ने बात एक बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है और वो इधर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उन्होंने इक्वल बताया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल बताया था। तो वो बात इन्होंने भी कही थी। इन्होंने कहा था, ये फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, इन्होंने कहा था मैग्नीट्यूड कहा था कि जो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स के बराबर है, जिसकी वजह से एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इन्होंने बोला था एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, सो ये हमारा रदरफोर्ड का मॉडल था एटम का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मगर बाद में चल के ये भी फेल हो गया था। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि ये मॉडल फेल क्यों हो गया, ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो देखिए, अभी मैंने जब आपको ये मॉडल समझाया था तो इसमें एक पॉइंट लिखा था मैंने, उसमें लिखा था कि इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, तो एक क्लार्क मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स में आप मैक्सवेल के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे। तो क्लार्क मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला था कि whenever two opposite charges are moving under the influence of each other, then they will continuously lose their energy in the form of radiations। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जब अपोजिट चार्जेस हैं और वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में अगर कोई भी मूव कर रहा है तो वो लगातार अपनी एनर्जी को लूज करता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को, इस लॉ को लेकर जो हमारे नील्स बोर थे उन्होंने बताया कि सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इन्फ्लुएंस में आकर मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्लार्क मैक्सवेल, अगर ये इसके इन्फ्लुएंस में मूव करेगा तो ये कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज करता चला जाएगा। तो अगर ये कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो क्या होगा, इसकी जो पाथ है घूमने की वो छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो इसकी रेडिएशंस के फॉर्म में इमिट होती चली जा रही है। एनर्जी कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एनर्जी बाहर जाएगी, इसकी जो
जो रिवॉल्विंग जो पाथ है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। देखिए अगर हम अपना एग्जांपल लें, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और हमसे कहा जाए कि इसमें राउंड लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तो हमने जब राउंड लगाना स्टार्ट किए तो जैसे जैसे हमारे अंदर एनर्जी कम होती चली जाएगी, अब हम थकते चले जाएंगे, एनर्जी कम होती चली जाएगी, तो उसी हिसाब से हम अपना राउंड क्या करेंगे, छोटा करते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से एक कैलकुलेशन जब करी गई तो उस कैलकुलेशन से पता चला कि अगर ऐसा होता है तो जो एटम है वो 10⁻⁸ सेकंड भी स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इतने टाइम में बिल्कुल जीरो हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन इतने टाइम के बाद न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉप हो जाएगा और वो गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड ही वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो इनका सबसे बड़ा फेलियर रहा वो यही रहा। देखिए अब फिर से एक बार पीछे बैक चलते, थॉमसन का फेलियर क्या था, उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे पर फैला हुआ है। रदरफोर्ड ने उसको प्रूव किया कि नहीं, पूरे पर फैला हुआ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कहीं बीच में है। ठीक, उसके बाद नील्स बोर ने क्या प्रूव कर दिया, क्लार्क मैक्सवेल के लॉ को लेकर, कि अगर ऐसा हुआ तो एटम जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁸ सेकंड में न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉप कर जाएगा। तो रदरफोर्ड जो थे वो इसकी जो स्टेबिलिटी है एटम की वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे, इसलिए इनका मॉडल जो है वो आगे नहीं चला था। ठीक है, दूसरा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक चीज होती है वो आगे चल के आपको समझाऊंगा, मैं अभी बता देता हूँ। इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी फेल हो गए थे ये अपने मॉडल से एक्सप्लेन करने में, इसलिए इनका मॉडल नहीं चला। अब इस मॉडल में इंप्रूव करते हुए नया मॉडल नील्स बोर ने दिया, जिसको हम लोग बोर्स मॉडल के नाम से जानते हैं। सो दिस इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर गिव दिस मॉडल इन 1930 बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने उस पर बेस्ड ये मॉडल दिया था। इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो पोस्टुलेट था पहला, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने बोला, पहला पोस्टुलेट जो था, इन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है हैवी टाइप का, वो कहाँ पर है, बीचों बीच में है, और जो कि सराउंडेड है किससे, इलेक्ट्रॉन्स, इसके इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड पोस्टुलेट दिया, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सेलेक्टेड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड मूव तो कर रहे हैं मगर सेलेक्टेड पाथ्स में। ठीक है, कुछ पाथ उन्होंने बताई, तो इलेक्ट्रॉन इनको उनके अकॉर्डिंग, बोर के अकॉर्डिंग, ये सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स थी जिनको ऑर्बिट्स के नाम से जाना गया। ठीक है, ऑर्बिट्स बोला गया, और इनको सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 और आगे, और या फिर हम K L M N, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी खास बात क्या थी, इनकी खास बात ये थी कि इनमें एनर्जी फिक्स थी, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ही इसमें रहा करते थे। और सबसे ज़रूरी बात जो थी वो थी कि इनमें जब वो मूव करते थे, रिवॉल्व करते थे, तो ना तो वो एनर्जी को गेन करते थे और ना ही वो एनर्जी को लूज़ करते थे। अगर गेन और लूज़ करने वाला केस है तो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो इसलिए इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब वो रहते थे तो ना तो वो अपनी एनर्जी को गेन करते थे, ना ही वो एनर्जी को लूज़ करते थे। तो क्लार्क मैक्सवेल वाला जो फंडा था वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। पहली बात कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में था। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे न्यूक्लियस के अराउंड, वो एक सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिनकी एनर्जी भी क्या थी, फिक्स थी, उसी में मूव करते थे और उनको ऑर्बिट्स कहा जाता था। स्टेशनरी ऑर्बिट्स इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एनर्जी का चेंज नहीं हो पाता था। थर्ड पॉइंट इसमें बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ पर h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये भी इनका एक पोस्टुलेट था। लास्ट पोस्टुलेट एक ये था कि जंपिंग ऑफ
जंपिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है कहीं अदर सोर्स से, जैसे सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर उसको किसी सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है किसी तरीके से, तो वो क्या करेगा, जब उसकी एनर्जी नेक्स्ट सर्कुलर पाथ वाले ऑर्बिट के बराबर हो जाएगी तो वो जंप करके दूसरी पाथ में पहुंच जाएगा। अगर वो किसी वजह से एनर्जी लूज करता है तो वो वापस अपनी पाथ में दोबारा से आ जाएगा। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड इमिशन ऑफ एनर्जी हो सकता था। जो हमारा लास्ट पोस्टुलेट था अबाउट द बोर मॉडल वो ये था कि सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, तो इसके बाद वाली जो सेल आएगी वो फर्स्ट सेल कहलाएगी या फिर के सेल कहलाएगी, सेकंड वाली एल सेल कहलाएगी या फिर सेकंड सेल कहलाएगी। तो इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फिक्स किए हुए थे कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने इसके लिए फॉर्मूला दिया एक 2n², ठीक है, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। जैसे कि बात करें अगर फर्स्ट सेल की, तो देखिए फर्स्ट सेल का मतलब हो गया n की वैल्यू हो गई 1, तो 2 × 1 2। तो पहली जो सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर सेकंड सेल की बात करें तो 2 × 4 दैट विल बी 8। जो दूसरी सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तीसरी सेल की बात करें तो n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 9 18। जो थर्ड सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18। सो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हमारा 2n²। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।